हेलो बच्चों, जैसा कि हम अपने वादे के अनुसार हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को लेकर के हाजिर हो चुके हैं और आज डे 1 है जिसमें मैं आपको साइंस का, जिसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंक्लूड है, शामिल है, उसका मोस्ट ट्रस्टेड क्वेश्चंस को बताऊंगा। और साइंस के अंदर आप कैसे राइटिंग, आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, उत्तर लेखन कैसे करेंगे, इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ही ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ज़्यादा इसको प्रैक्टिस में लेकर के आइए, जिससे आपका बहुत अच्छे परसेंटेज गेन हो। ठीक है, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, तो रसायन विज्ञान के अंदर आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे पहला रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण वाला है, दूसरा अम्ल क्षार लवण वाला है, तीसरा धातु और अधातु वाला है, चौथा आपका कार्बन के यौगिकों वाला है। ठीक है, तो वो सब हमने पढ़ेंगे। तो आइए पहले चैप्टर 1 की स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पहला क्वेश्चन बन के रेडी हो जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, और इसके साथ साथ किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान आप कैसे करेंगे। मेरे साथ आप कॉपी पेन लेके बैठिए, इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करते जाइए और इनके आंसर्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे रासायनिक अभिक्रिया की, और उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है उसकी परिभाषा बता देंगे। और आफ्टर देन उसके बाद आप जो है अभिक्रिया की पहचान, हेडिंग वाइज आंसर को लिखना है आपको कि अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने की तरीके। ठीक है, तो ये सब आप लिख देंगे। फिर जो भी 4-5 पॉइंट आपने बनाया होगा, तैयार किया होगा, या जो भी तरीके होते हैं उसे आप लिख दोगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो उसके प्रकार होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रियाओं के प्रकार, ये आपको पूरा पूरा पढ़ के लिखना है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को आप पूरा पूरा पढ़ के रखना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में मतलब अभिक्रिया पूछ सकती है कि मतलब संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आपको पूछ सकती है। तो इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि जो भी आप रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार लिखेंगे उस प्रकार में आपको 1 से 2 उदाहरण देना बहुत जरूरी है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी अभिक्रिया बिना उदाहरण के पूरा नहीं होगी। और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखें तो उसका ज़रूर से ज़रूर 1 या 2 उदाहरण दें, जिससे कि एग्जामिनर को ये मालूम चल जाए कि नहीं, बच्चे के पास जानकारी है। और संतुलित वे में दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो आपने उदाहरण लिखा उसके समीकरण ही गलत लिख दिए। रासायनिक समीकरण सही लिखना है आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपको गौर करना है। इसी के साथ साथ हमारा ये जो चैप्टर 1 का जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो और भी अन्य चीज़ें हैं जैसे विकृत गंधिता, संक्षारण, तो वो उतनी चीज़ें इम्पॉर्टेंट मतलब नहीं रहती हैं। मोस्ट
जो आपका मोस्टली पूछा जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन है जिसे आपको बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना चाहिए। पहला क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि आप अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। ठीक, आइए बढ़ते हैं अपने चैप्टर 2 की ओर। तो यहाँ हम हेडिंग डालेंगे चैप्टर 2। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। चैप्टर 2। तो सबसे पहली बात आती है अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा। आपको रटी होनी चाहिए कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं। इन सब को आपको अच्छे तरीके से रटा होना चाहिए। ठीक, और आधुनिक परिभाषा बकायदे, जैसे अम्ल में आर्हेनियस के अनुसार, ठीक है, जलीय ऐसे आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या दी गई है, क्षार की परिभाषा क्या दी गई है। तो इसे आपको तैयार करना है। फिर अम्ल में कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो प्रबल अम्ल होते हैं, कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो दुर्बल अम्ल होते हैं। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के उदाहरण को भी आपको तैयार करना है। कि मान लो कहीं एमसीक्यू में पूछ दिया कि नहीं प्रबल अम्ल का उदाहरण है, इनमें से कौन प्रबल अम्ल का उदाहरण है। तो आपने पहले प्रबल अम्ल का उदाहरण अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। उसके बाद आपको क्षार, क्षार में पढ़ेंगे कि प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार क्या होता है, उसके कौन कौन से उदाहरण हैं। फिर दुर्बल क्षार कौन से होते हैं, उसके कौन कौन से उदाहरण हैं। ये आपको तैयार करना चाहिए। बात करते हैं लवण की। तो लवण कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे द्विक लवण, संकर लवण। तो इन सबको आपको तैयार करना होगा कि लवण के प्रकार। तो इसमें आपको लवण और लवण के प्रकार, ये 2 चीज आपको तैयार करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अच्छा एक चीज मैंने बोल गया, पाठ 1 में आपने अगर अभी तक से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नहीं सीखा है तो आपको इसे सीखना बहुत जरूरी है। तो आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने आना चाहिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आना चाहिए। ये 3 चीजें हैं जिसमें आप पार्ट 1 में अगर अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं तो इसके बाहर, इसके आउट और कोई क्वेश्चन पूछने की गारंटी नहीं है। अर्थात अगर एग्जामिनर या बोर्ड पेपर में अगर कुछ क्वेश्चन आने भी होंगे जो मतलब चाहे पूछना, तो आपका इनमें से तैयार हो जाएगा और इसके छोड़ के और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखते हैं अम्ल, क्षार, लवण की जब परिभाषा तैयार हो गई उसके बाद देखते हैं, फिर हम बात करेंगे कि कुछ प्रमुख लवणों की, जैसे ब्लीचिंग पाउडर। देखो ये मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन में आएगा। ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर ऐसे ही बेकिंग सोडा और लास्ट में कास्टिक सोडा के निर्माण विधि, अर्थात इनको हम कैसे बनाते हैं, इनको निर्माण करने की विधि क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा और कास्टिक सोडा के निर्माण करने की विधि आपने पूरा अच्छे तरीके से तैयार करना है। और इसके साथ साथ, निर्माण विधि के साथ साथ इनके रासायनिक गुण भी आपको तैयार करने हैं। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण मतलब जैसे मान लो ब्लीचिंग पाउडर का किसी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ऐसे बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा का जब किसी और तत्व के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो आपको उनका रिएक्शन भी याद होना चाहिए। तो ब्लीचिंग पाउडर या प्लास्टर ऑफ पेरिस या बेकिंग सोडा या कास्टिक सोडा के निर्माण की विधि, रासायनिक गुण और इनके उपयोग
मैंने हम इसका उपयोग किस रूप में करते हैं, कैसे करते हैं, तो उपयोग भी आपको याद होना चाहिए। तो ये पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। पीएच मान, पीएच मान क्या होता है? पीएच मान, पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान क्या है? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक की परिभाषा लिखिएगा कि कैसे इन्होंने परिभाषा दिया, क्या बताया। तो पीएच मान क्या होता है ये बताइएगा। और दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व, अर्थात दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए। अब इसी महत्व को पूछ सकता है उपयोगिता बताइए, इसी महत्व को पूछ सकता है कि इसकी उपयोगिता बताइए। तो आपने क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीएच मान क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए या फिर उपयोगिता बताइए। तो आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। पहला, अम्ल, क्षार, लवण, इनकी परिभाषा आपको रटी होनी चाहिए, इनके प्रकार आपको रटे होने चाहिए। दूसरा जो आता है वो आता है ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, इन सबको निर्माण विधि कि निर्माण विधि कैसे है, कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, और इसके रासायनिक गुण, मतलब जब ये किसी से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता है, इसे आपको तैयार करके रखना है। और इनके उपयोग बता के रखना रेडी कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन आता है पीएच मान से, पीएच मान क्या होता है और दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, इसको भी आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद इसके साथ ही ये जो सेकेंड चैप्टर है ये आपका इंड हो जाता है। इसमें और कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं है जिसे आपको उतना ध्यान देना चाहिए। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उसे आपको बता दिया कि नहीं, आपको इन बिंदुओं को तैयार करने चाहिए, ठीक है। आइए थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग बाकायदे इसको मेरे साथ साथ कॉपी पेन ले करके नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का। अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इन्हें पूरी तरीके से पढ़ लिया है तो फिर आपके 90% से ऊपर आने तय है। तो इसे आप तैयार करके रखिए। आइए चैप्टर 3 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 3, धातु और अधातु। इसमें पहला ही क्वेश्चन बन जाता है कि धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करने के लिए कि धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है। इसमें बेसिकली धातु और अधातु की परिभाषा नहीं पूछती, बाकायदे इस क्वेश्चन को उसके अंतर के रूप में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आपको उसके अंतर को तैयार करना चाहिए कि धातु और अधातु में क्या अंतर होता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को आपको तैयार करना है, ठीक है। क्या है और इसकी विशेषता बताइए। तो विशेषताएं बताइए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और इसकी विशेषता बताइए, मतलब लक्षण इसके। तो विशेषता को कैसे कैसे ले सकता है, इसी विशेषता को आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि लक्षण बताइए, या इसको कह सकता है अभिलक्षण बताइए, या इसको एक तरीके से और पूछ सकता है
कि इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग बताइए, तो उपयोग के बारे में भी पूछ सकता है। तो आप बस समझिए कि हमने अगर लिखा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसकी विशेषता बताइए, तो विशेषता में केवल आपको विशेषता ही लिख सकता है। आपको विशेषता के स्थान पर या लक्षण लिख सकता है, अभिलक्षण लिख सकता है, या फिर आपका उपयोग लिख सकता है। और अगर ये भी न लिखने का मन करे तो वो लिख सकता है गुणधर्म। क्या लिखेगा? गुणधर्म। तो लास्ट बनता है गुणधर्म। आपने इन सब चीजों को याद रखना कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें आपको तैयार रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब पॉइंट हो गया धातु और अधातु में अंतर, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके लक्षण, अभिलक्षण, उपयोग या गुणधर्म या विशेषता तैयार करनी है। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। खनिज व अयस्क में अंतर। खनिज और अयस्क में अंतर। अंतर आपको याद रखना है कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है, तो उस अंतर को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और इसके साथ साथ और अगर देखा जाए तो कुछ अयस्क के सूत्र आपको याद होना चाहिए, जैसे कॉपर पायराइट का क्या है फार्मूला, बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग अयस्कों के सूत्र प्राप्त होने चाहिए। और इसमें पूछता है क्वेश्चन कि कौन से अयस्क किसके हैं, अर्थात सल्फाइड के अयस्क कौन से हैं। तो मालूम कोई अयस्क दे देगा और उसमें फिर पूछेगा ये किस प्रकार का अयस्क है, फिर उसमें ऑप्शन दे देगा सल्फाइड है ये कौन सा है, ठीक है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ये अयस्क कौन सा टाइप का है, अर्थात सल्फाइड है, कुछ सल्फाइड का अयस्क है, या फिर किसी और तत्व के, या फिर किसी और चीज के अयस्क है। तो आपको ये भी तैयार करके रखना होना चाहिए। तो पहला धातु धातु में अंतर, विद्युत रासायनिक श्रेणी, और खनिज और अयस्क में अंतर। फिर अयस्क का साधारण अगर बात करते हैं, अयस्क के साधारण की बात, इसमें चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, और इसके साथ साथ फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि, ये दोनों विधियां आपको तैयार रखनी है। और इससे एक्सेप्ट आपसे कुछ भी नहीं पूछने वाला है। पूछने के लिए हो सकता है ये संक्षारण पूछ ले कि संक्षारण मतलब क्या होता है। तो संक्षारण तो आप कॉमन सी चीजें जो आप लोग आमतौर पे जानते होंगे, जंग लगना, इसी चीज को आप डिफाइन करके और अच्छे से बता के लिख दीजिए तो ये जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी। तो संक्षारण वगैरह सब छोटा मोटा टॉपिक है, मेन क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं वो हमने दे दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला चैप्टर 4 से देखते हैं। चैप्टर 4, तो चैप्टर 4 में देखते हैं। तो चैप्टर 4 में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो हर साल बोर्ड के परीक्षा में पूछी जाती है, वो है IUPAC नेम लिखना। आप सबको IUPAC नेम लिखने बकायदे अच्छे से आना चाहिए। तो IUPAC नेम आपको कायदे से लिखने आना चाहिए। तो 4 चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर 4 की बात करते हैं। चैप्टर 4 में सबसे पहला काम कि सभी विद्यार्थियों को IUPAC नेम लिखने बकायदे आना चाहिए। IUPAC नेम सभी को आना चाहिए। फिर इसके बाद आगे आते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है हम लोग का कि क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, या जिसे हम लोग कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह, प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, ठीक है। उदाहरण सहित समझाइए। तो आप इसको याद रखिएगा, उदाहरण सहित समझाइए, तो इसे आप तैयार रखिएगा पूरा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समजातीय श्रेणी क्या होता है। समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी
क्या है, और इसके साथ ही साथ समझाती श्रेणी क्या है, इसकी आपको विशेषता याद रखनी है। विशेषता मतलब फिर वही चीज आ गया, इसको आपका लक्षण लिख सकता है, अभिलक्षण लिख सकता है, गुण धर्म लिख सकता है, ये सब लिख सकता है। तो सब जातीय श्रेणी की क्या है, और इसके साथ साथ सजातीय श्रेणी, सब जातीय श्रेणी का जो है आपको लक्षण पढ़ना है। डायरेक्ट लिख देते सिंपल में, इसका आपको विशेषता भी पढ़ना है। विशेषता को ही लक्षण कहेगा, अभिलक्षण कहेगा, गुण धर्म कहेगा, तो ये सब चीजें लिखेंगे। हाँ याद रखिए, हमने पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में धातु में विद्युत रासायनिक श्रेणी बताया था। तो ध्यान रखिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम लोग सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। तो बोर्ड के पेपर मतलब जैसे मैंने इसलिए बता दिया कि मान लो क्वेश्चन पूछा गया तो आप फिर कहेंगे सर आपने तो बताया था विद्युत रासायनिक श्रेणी, फिर ये नई श्रेणी कौन सी आ गई, सक्रियता श्रेणी। तो दोनों चीजें सेम है, सक्रियता श्रेणी भी और विद्युत रासायनिक श्रेणी भी। तो मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। मोस्ट ऑफ द बच्चों को जानकारियाँ होंगी, जो नहीं पढ़ते हैं अभी से पढ़ना शुरू किए हैं, तो मैंने बता दिया कि सक्रियता श्रेणी। ठीक है, अगला आता है चौथा क्वेश्चन, आपके जो एक कार्बन की सर्वोत्तोन्मुख प्रकृति, कार्बन की सर्वतोन्मुखी प्रकृति पर एक टिप्पणी लिखने को आ सकता है, पर टिप्पणी। तो ये पूछ सकता है कि कार्बन की सर्वतोन्मुखी प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए, तो ये सब चीजें पूछ सकता है। या फिर और एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वह पूछ सकता है और सब चीजें एथिल अल्कोहल ठीक है, एथिल अल्कोहल या इसी प्रकार के और भी जो आपको किताब में दिया गया पढ़ने के लिए, उस सब के रासायनिक गुण और उनके साथ साथ उसके उपयोग भी आपको लिख के तैयार करने हैं। तो एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण, अब ये रासायनिक गुण बोला है जिसको आप गुण कह सकते हैं, गुणधर्म कह सकते हैं, अभिलक्षण कह सकते हैं। तो जो आप कहना चाहो वो सब आप कह सकते हैं। तो एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण और इसके उपयोग, माने इसका हम किस मायने में उपयोग करते हैं, इसे आपको तैयार रखना है। अब आगे क्लास थोड़ा मैं कल सुबह लूँगा, क्योंकि थोड़ा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो अभी आप लोग इतना तैयार करिए, हालांकि केमिस्ट्री और बायो हम दोनों देने वाले थे लेकिन तबीयत साथ नहीं दे रहा है, इसलिए आप अभी तक इतना तैयार करिए। फिर मॉर्निंग में और भी इसके आगे चीज़ें मैं बताऊंगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, जितना हमने कहा है उतना हम अपने वायदे को पूरा करेंगे, बशर्ते आप अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बच्चों।